हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि आपका काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग अपने पड़ोसियों के बारे में पढ़ते हैं, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको जैसे ही पता ही होगा कि इसमें हम लोग भारत के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही, लेकिन भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, जी हाँ, पाकिस्तान के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आप सबको पता ही होगा समकालीन दक्षिण एशिया में ये सभी देश आते हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान को कभी कभी जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है हाल ही में, और टोटल 8 सदस्य है। आपको पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया में टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 8 देश है, ठीक है, और एक उसमें से अफगानिस्तान भी है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राजनीति शास्त्र का जो 12वीं का जो राजनीति शास्त्र है, उसी का आपका ये 5वां चैप्टर है, नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। बस मेरी बातों को सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ही मजा आएगा सुनने में भी और पढ़ने में भी, और आपको सब कुछ यहीं पे याद होगा, ठीक है। तो बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अध्याय में हम लोग दक्षिण एशिया के देशों की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दक्षिण एशिया के देशों की, यानी कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश है उनका हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति क्या क्या है, आर्थिक स्थिति क्या क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और भारत के साथ दक्षिणी देशों का संबंध क्या है, जैसे पाकिस्तान का भारत के साथ संबंध क्या है, अफगानिस्तान का तो उतना नहीं पढ़ेंगे, मालदीव का क्या है, नेपाल का क्या है, तो इन सभी देशों का क्या क्या संबंध है उनको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब दक्षिण एशिया में देखिए कौन कौन सा देश आता है। यहाँ पर आप मैप भी दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अफगानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया तो है ही, ठीक है, एक श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शुरू करना है पाकिस्तान से, ठीक है। एक नंबर में पाकिस्तान, दूसरा में आपको अफगानिस्तान देना है, तीसरा में आपको नेपाल देना है, चौथा में आपको भूटान देना है, पांचवा में आपको म्यांमार देना है, छठा में बांग्लादेश, सातवां में श्रीलंका, ठीक है। और अपना इंडिया तो आता ही है, सबको याद है। तो 8वां में या पहला में जिसको भी देना हो, लेकिन आपको शुरू पाकिस्तान से करना है और खत्म आपको श्रीलंका में करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको चलना है, क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी चलती है वैसे ही हम लोग को चलना है, और सभी देश का नाम को याद रखना है। अक्सर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया में आता है, तो आपको अफगानिस्तान ऑप्शन में देगा, आपको अफगानिस्तान पे टिक लगा गोला करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये तो आप समझ गए, और आपको यही पता है कि अफगानिस्तान को जो है हाल ही में जोड़ा गया, पहले 7 सदस्य था, लेकिन अभी टोटल 8 सदस्य है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं। अब देखिए अगला पॉइंट, दक्षिण एशिया के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप सबको पता ही होगा कि दक्षिण एशिया में जो है ये सभी देश आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में जो है क्या क्या है, तो दक्षिण एशिया का सबसे पहले विस्तार को हम लोग देखते हैं, फैलाव को देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसी तरीके से बात करेंगे अगर पश्चिम में, तो पश्चिम में जो है दक्षिण एशिया का पश्चिम में अरब सागर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका पश्चिम साइड है, ठीक है, तो पश्चिम साइड में ये आपका अरब सागर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपका दिया हुआ है उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत, आप सबको पता ही होगा उत्तर किधर पड़ता है, नेपाल की तरफ पड़ता है, और आप सबको ये भी पता होगा हिमालय पहाड़ नेपाल में है, ठीक है। तो उत्तरी की तरफ जो है आपका हिमालय पर्वत पड़ता है। वहीं पे अगर हम लोग और आगे देखेंगे, दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर दक्षिण में है ना, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका अरब महासागर है, इसलिए अरब कंट्रीज जो है वो किधर है, पश्चिम तरफ है, और दक्षिण तरफ आपका क्या है, बिल्कुल हिंद महासागर, और उत्तर तरफ क्या है आपका पहाड़, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग पूर्व की बात करेंगे, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी कहां पर है, आप सबको पूछा जाता है कई बार, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट क्या है, दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्य है। इस क्षेत्र की चर्चा में म्यांमार तथा अफगानिस्तान को कभी कभी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक दृश्य, यहाँ पर बहुत चीजें जो है वो प्रकृति द्वारा दिया गया, और बहुत ही अनोखा अनोखा चीज जो है आपको मिलेगा खास करके दक्षिण एशिया में। और इस क्षेत्र की चर्चा में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे, ठीक है, और एक अफगानिस्तान, इनको कभी कभी इस दृश्य में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। चीन जो है दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देश है जो कि दक्षिण एशिया में नहीं आता है। अगर वहां पर आपको चीन ऑप्शन में देखे तो आपको राइट आंसर लगाना है, ठीक है, क्योंकि चीन जो है वो दक्षिण एशिया का देश तो है,
बहुत ही सबसे ज्यादा विकसित देश है, लेकिन उसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी हम लोग चीन के बारे में जिक्र नहीं किए, अफगानिस्तान तक का कर लिए है, लेकिन चीन जो यहाँ पर है उनके बारे में हम लोग जिक्र नहीं किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही मजेदार है, बस सुनिए मेरी बातों को। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के प्रति समर्थन। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के प्रति समर्थन। हाल ही में एशिया के प्रमुख 5 देशों में लोकतंत्र को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चलता है कि इन 5 देशों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी वर्ग से हो, लोकतंत्र को तहे दिल से अपना समर्थन देते हैं और मानते हैं कि हमारे देश के लिए लोकतंत्र प्रणाली जो है वो सबसे अच्छा प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के प्रति कौन कौन से देश समर्थन है, तो लोकतंत्र के प्रति जो है टोटल 5 देश जो है वो शामिल है, जिसमें से एक भारत भी है। ठीक है, देश का नाम तो नहीं लिया गया है, बट यहाँ पर ये कहा गया है कि वो 5 देश का कहना क्या है कि वो चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोकतंत्र को ही अच्छा मानता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार मिलता है, लोगों का शासन चलता है, जनता का संसद चलता है। चलिए अब दक्षिण एशिया में जो आपका देश है एक भूटान। सबसे पहले हम लोग भूटान से शुरू करेंगे, जो सबसे छोटा देश है, इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, यह दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, भूटान जो है वो दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। ठीक है, भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। तो टोटल 2 क्वेश्चन। सबसे पहला, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, भूटान है। दूसरा, यहां पर 2008 में जो है संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं मालदीव के बारे में, जो थोड़ा सा बड़ा देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। ध्यान दीजिए, मालदीव में 1968 तक, आपको प्रश्न पूछेगा मालदीव में कब तक सल्तनत का शासन था, तो 1968 तक मालदीव में बिल्कुल 1968 तक सल्तनत का शासन था। 1968 में ही मालदीव गणतंत्र बन गया तथा यह शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। ठीक है, और 1968 में ही मालदीव जो है वो गणतंत्र बन गया और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को जो है अपनाया। तो अगर पूछा जाए कि ये कब गणतंत्र बना था, तो 1968 में, और सल्तनत कब खत्म हुआ था, तो 1968 में। ठीक है, यानी कि 1968 में सल्तनत खत्म हुई, उनके बाद यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। 2005 में मालदीवीय संसद बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में एक मत मतदान किया। ठीक है, 2018 में एमडीपी पार्टी, जिसको बोलते हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी मतलब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, यहां से जो है जीत हासिल की। ठीक है, तो कब की थी, 2018 में। कौन सी पार्टी, एमडीपी पार्टी। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मालदीव के बारे में, भूटान के बारे में 2 प्रश्न। सबसे छोटा देश है, 2008 में वहां पर संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। उसी तरीके से मालदीव में जो है 1968 में सल्तनत खत्म हुआ और फिर गणतंत्र बन गया 1968 में ही, और 2018 में एमडीपी पार्टी जो है वहां से जीत हासिल की थी। अब हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना। और पाकिस्तान से अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और आप लोग को तो मजा ही आएगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने में मजा आता है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना। पाकिस्तान में सेना जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है, जिस कारण यहाँ कई बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज तक कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जो कि 5 साल अपना टर्म को पूरा कर किया हो। ठीक है, जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू है, 10-15 साल लगभग रहा है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी है, जो कि 10 साल पूरे उसके होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान में जो है कोई भी ऐसा मतलब कि वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कि अपना 5 साल को भी पूरा किया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान में जो है यहाँ पर सेना बहुत ही प्रभावशाली है, सेना को बहुत ज्यादा ताकत मिली हुई है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी सैन्य शासन वो जो है लोकतंत्र को कुचल देता है और सैन्य शासन लागू हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद शासन का कमान जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में लिया तथा अपना निर्वाचन भी कर डाला। ठीक है, और पाकिस्तान में जब सबसे पहला संविधान बना था, तो उसी वक्त में जो जनरल था जिसका नाम था अयूब खान, उसी ने जो है सबसे पहले, जी बिल्कुल, वहां का जो शासन है वो अपने हाथों में लिया था। जनता ने अयूब के प्रति गुस्सा जाहिर की और अयूब के सैनिक शासन का रास्ता समाप्त हो गया। और फिर जनता जो है इस चीज से खुश नहीं था, तो फिर उन्होंने जो है उनके प्रति क्या किया, गुस्सा जाहिर किया, लोग आंदोलन करने लगे, सड़क पर उतरने लगे। फिर अयूब जो है अपने सैनिक शासन को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अयूब खान के बाद जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन का कमान अपने हाथ में ली। इन्हें 1971 में भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जब यहाँ पर जनरल अयूब खान जो है जब समाप्त हो गए, क्योंकि जनता इनके विरोध में उतरने लगे सड़कों पर, तो उनके बाद अयूब खान जो है फिर वो आए, है ना, और उन्होंने जो है जनरल याहिया खान ने, यानी कि उनके बाद जनरल याहिया खान ने जो है सैनिक शासन का कमान अपने हाथों में ले लिया और फिर 1971 में उन्होंने जो है भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। 1971 में आप सबको पता ही होगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, जिनमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वैसे हमेशा पाकिस्तान हारा ही है, ऐसा कोई ये वाला बात नहीं है।
इसके परिणाम स्वरूप 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। और 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, किसके लिए हो रही थी? बांग्लादेश के लिए। यानी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, तो उसमें जो है भारत बांग्लादेश का साथ दिया और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। और युद्ध में जब भारत जीता, उनके बाद फिर बांग्लादेश जो है एक अलग देश बना। तो 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान टूटकर, क्योंकि पहले पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान बोला जाता है, तो टूट करके पूर्वी पाकिस्तान वो बन गया बांग्लादेश। ठीक है, आगे देखिए, याहिया के बाद पहले आपका था अयूब खान के बाद आया याहिया, फिर उसके बाद आया जुल्फिकार अली भुट्टो। इसकी अगुवाई में एक निर्वाचित सरकार बनी, है ना। और इनके फिर जब सैनिक शासन नहीं चल पाया तो उनके बाद फिर जो है अली भुट्टो आया, और अली भुट्टो जो है वो चुन करके आया, निर्वाचित सरकार बना। ठीक है, और फिर 1973 से लेकर के 77 तक जो है ये टिका रहा। फिर आगे देखिए, 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया। फिर देखिए 1973 से लेकर के 77 तक लगभग 4 साल, है ना। फिर से 4 साल, मैंने कहा ना कि कोई भी 5 साल अपना टर्म को पूरा नहीं किया था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है 1977 तक रहा। फिर इसको जो है यहाँ पर फिर से जनरल जियाउल हक ने जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरा दिया, उनकी सरकार को गिरा दिया। और 1988 में भुट्टो ने दोबारा सरकार बना ली, क्योंकि भुट्टो को जनता का समर्थन प्राप्त था, और ये फिर जो है 1996 तक जो है शासन पर बने रहे। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 77 के बाद उनको खत्म कर दिया, फिर इन्होंने जो है 1988 में बना, दोबारा सरकार बना लिया, और फिर वो जो है 1996 तक यहाँ पर शासन किए। फिर नवाज शरीफ आया, जो कि 1997 से 1999 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं, इन्होंने साल 1999 में नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाली, और 2001 से लेकर के 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की सैनिक शासन ने शासन को लोकतांत्रिक दर्शाने के लिए चुनाव भी करवाए। वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, और ये जो शहबाज शरीफ है वो भी आपका परवेज मुशर्रफ इसी के खानदान से आते हैं, तो ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लास्ट वाला है, अगर पूछ दे कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान नहीं है, वो अब खत्म हो चुका है, और अभी जो है शहबाज शरीफ है। ठीक है, कब से है? 11 अप्रैल 2022 से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नवाज शरीफ कब से कब तक रहे थे? तो ये जो है 1997 से लेकर के 1999 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे, और यही नवाज शरीफ से जो है आपका आया है बिल्कुल शहबाज शरीफ। ठीक है, चलिए, तो मैंने ऊपर वाला जितना भी लाइन बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी ना होने के कारण। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी क्यों नहीं है, आखिर यहाँ पर क्यों कभी लोकतंत्र खत्म हो जाता है, कभी सैनिक शासन आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है दबदबा, यानी कि वर्चस्व। पाकिस्तान में धर्मगुरु, सेना तथा जमींदार अपने अपने समाज में वर्चस्व कायम करने में प्रसिद्ध है, जिसके इशारे पर मतदान होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है, तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में जो भी बड़े बड़े धर्मगुरु है वो कुछ से कुछ बोलता है, जो बड़े बड़े जमींदार है वो भी कुछ से कुछ बोलता है, और जो समाज में अपना वर्चस्व कायम करता है और लोग जो है इनकी बातों पर आकर के भटक जाते हैं, इन्हीं के इशारे से मतदान करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है जिससे कि लोकतंत्र अस्थायी नहीं होती है। दूसरा है भारत पाक विवाद, कश्मीर विवाद। आप सबको पता ही होगा कश्मीर विवाद जो है वो अभी भी है। वैसे भारत जो है, भारत से तो 370 हट गया है, कश्मीर तो अभी हम लोगों के साथ है, यानी कि बिल्कुल पूर्ण रूप से है, लेकिन पाकिस्तान जो इस बात को अभी भी नहीं माना है, तो अभी भी भारत पाक विवाद है ही। ठीक है, इसी को बोलेंगे कश्मीर विवाद। तो ध्यान दीजिएगा, भारत पाक विवाद को क्या बोलते हैं? कश्मीर विवाद। ये जो है दूसरा पॉइंट है। इस विवाद को लेकर के पाक सेना वहां के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बताते हैं और कहते हैं कि हमारे सेना समूह ही पाक के लिए सही है। और जैसे मैंने कहा ना कि सैनिक शासन वहां पर बार बार आता है, तो क्यों आता है? तो यही सबसे बड़ा रीजन है, यही सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये कहता है, यानी कि वहां का जो सेना है वो कहता है कि इन लोगों के अंदर उतना बड़ा कलेजा नहीं है जो कि कश्मीर को ला पाएगा, इसलिए हम लोगों को जिताओ, हम सैनिक शासन लाओ और हम लोग जो है कश्मीर को लेके आएंगे। उनको पता ही नहीं है इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, तीसरा अंतरराष्ट्रीय समर्थन। लोकतंत्र के मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा, ये भी तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कोई भी लोकतांत्रिक समर्थन नहीं मिलता है। अब अगला पॉइंट है पश्चिमी देश तथा अमेरिका। इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है।
पश्चिमी देश हो गया और अमेरिका हो गया, इन देशों को जो है आतंकवाद से डर लगता है कि कहीं पाक के परमाणु हथियार आतंकवाद के हाथ न लग जाए। इन देशों ने अपनी अपनी अच्छाई के लिए पाक में सैनिक शासन प्रणाली को बढ़ावा भी दिया है। ठीक है, तो पश्चिमी देश और अमेरिका का ये कहना है क्योंकि आतंकवाद जो है वो कहीं भी रहता है, ठीक है, तो ज्यादातर पाकिस्तान में रहता है, जिससे क्या लगता है उनको कि कहीं ना पाकिस्तान का जो भी परमाणु हथियार है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा परमाणु जो है वो पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है, भारत के पास तो है ही लेकिन पाकिस्तान के पास भी है। तो अमेरिका हो गया, पश्चिमी देश हो गया, उन लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ये परमाणु हाथ अगर आतंकवादी के हाथ में लग गया तो वो पता नहीं दुनिया को तहस नहस करके रख देगा। ठीक है, आगे देखिए, इन सभी बाधाओं रुकावट कारणों के बावजूद पाकिस्तान में लोकतंत्र का मजबूत पकड़ है। जनता व्यापक पैमाने पर लोकतंत्र के समर्थन में है। यहाँ के मानव अधिकार आंदोलन भी काफी सफल होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया, दबदबा धर्मगुरु का हो गया, सैनिक का हो गया, जमींदार का हो गया, भारत पाक विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है, पश्चिमी देश जो है इस बात से डरता है, लेकिन फिर भी इन सभी रुकावटों के बावजूद भी पाकिस्तान में लोकतंत्र आज भी है और ज्यादातर लोग, पाकिस्तान के ज्यादातर जनता जो है वो लोकतंत्र को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर वहां पर आंदोलन होती है तो वो सफल भी होता है। चीज आपको समझ में आ गई? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना होने के कारण जवाब दे देना है, फिर आपको थोड़ा सा लिख देना है ताकि उनका मन खुश हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। अब हम लोग आ गए बांग्लादेश में। देखिए, आप सबको पता ही होगा शेख मुजीबुर रहमान, आगे जो हम लोग चैप्टर जो आपका दूसरा बुक है ये स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक है, वहां पर हम लोग बहुत ही डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बांग्लादेश में लोकतंत्र वगैरह के बारे में बस यहाँ शॉर्ट में आपका दिया हुआ देख लेते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र, शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला कि शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और 1947 से लेकर के 71 तक जो है बांग्लादेश वो पाकिस्तान का अंग था, लेकिन 71 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली और फिर वो पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया और बन गया बांग्लादेश, डेमोक्रेसी इन बंगाल। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश होगा, बंगाल नहीं होगा। आगे देखते हैं बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने के कारण, यानी कि बांग्लादेश यानी कि जो जिसको हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ये आकर पाकिस्तान से क्यों अलग हो गया, इनके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? तो वही है, सबसे पहला पॉइंट है दबदबा, वर्चस्व। पूर्वी पाकिस्तान की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है दबदबे में रहना पड़ता था, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उनको हमेशा दबदबा में रहना पड़ता था। पश्चिमी पाकिस्तान जो था, जिसको भी हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, वो जो है हमेशा बांग्लादेश पर दबदबा बना के रखता था। हमेशा उनको छोटे छोटे, तुम काले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरीके से जो है हमेशा बांग्लादेशी को कहता था। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है भाषा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था उस वक्त में। ठीक है, भाषा, ये जो है पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्ती से उर्दू भाषा लागू की गई, जबकि यहाँ के लोग ज्यादातर बांग्ला बोलते थे। ठीक है, और पाकिस्तान का कहना क्या था कि यह तुम लोग को जो है उर्दू ही बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती का। लेकिन यहाँ का जो ज्यादा लोग है वो कौन सी भाषा बोलते थे? बांग्ला बोलते थे, बांग्ला जानने वाले थे। इसके साथ बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया और इसी कारण क्या हो गया कि पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ यानी कि बांग्लादेश के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगला है सत्ता में भागीदारी। पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता से दूर रहना पड़ता था, जिससे ज्यादा हिस्सेदारी ना होता था। ठीक है, यानी कि जब भी अगर सत्ता में साझेदारी वगैरह कुछ होती भी थी तो पूर्वी पाकिस्तान को दूर दूर तक कोई भी नहीं बुलाता था, कोई भी सीट वगैरह नहीं दिया जाता था, सिर्फ हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान को ही हिस्सा मिलता था। शेख मुजीबुर रहमान अंततः इसके खिलाफ आवाज उठाई और अंत में जो शेख मुजीबुर रहमान है फिर वो इन सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, तो ये तीन कारण आपको बताना, सबसे पहला दबदबा, भाषा, सत्ता, ये तीनों कारण की वजह से जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारा कारण है लेकिन मेनली तीन कारण है। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश मुद्दा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, ये कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, इनको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। बस मेरी बातों को आप सुनेंगे तो आपको पूरी चीजें जो है यहाँ पर समझ में आएंगी। प्लीज वीडियो को जो भी लाइक अभी तक नहीं किए, जो भी कंजूसी कर रहे हैं, कंजूस सॉरी, तो जो भी मतलब लाइक अभी तक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें आप अपने दोस्तों को। और जो भी अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत लोग अभी तक भी नहीं किए हैं, प्लीज 7667532320 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और फटाफट पेड कोर्स पे ज्वाइन करें। आपको बहुत ही कम प्राइस में सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, और जो भी पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज आप वेबसाइट पे जाइए, तनु क्लासेस सर्च करके, वहां पे आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न वहां भी दिया हुआ है, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। आपके पास समय बहुत कम है, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, अब देखते हैं बांग्लादेश मुद्दा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच था। सबसे पहला पॉइंट है मुजीबुर रहमान की पार्टी, जिसका नाम था अवामी लीग। ये जो है 1970 में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों में जीत हासिल की थी, है ना।
अब सबको पता ही होगा ना, मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग, वो जो है 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में सारी सीटों में लगभग जीत हासिल की थी। लेकिन सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का वर्चस्व था। लेकिन सरकार में किसका वर्चस्व था? पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का। और अवामी लीग के बहुमत को मानने से वो इनकार कर दिया और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। देखिए कितना बड़ा जबरदस्ती है बिना मतलब का। सबसे पहले भाई ये मुजीबुर रहमान जो है, उसका पार्टी का नाम अवामी लीग है, और 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने जो है लगभग पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों में जो है इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन पाकिस्तान का बिना मतलब का दबदबा आ गया। वो कहा कि अरे पूर्वी पाकिस्तान कौन है, कौन ये जीता है, हम बनाएंगे अपना, हम मेरा चलेगा सब कुछ, ठीक है। और फिर ये तो किया ही, चलो भाई ठीक है, सीट नहीं दिए तुम, गद्दी नहीं दिए, कोई बात नहीं। लेकिन उनके बाद उनको फिर गिरफ्तार भी कर लिया। अरे यार ये क्या। अब आगे देखिए, इनके विरुद्ध यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। फिर इनकी यानी कि पश्चिमी पाकिस्तानों के खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, तो इनके खिलाफ जो है बांग्लादेशियों ने जो है आंदोलन किया। और जनरल याहिया की सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाल के लोगों के आंदोलन को कुचलने लगा तथा बहुत सारे लोग मारे जाने लगे, है ना। बांग्लादेश हो गया यहाँ पर। तो फिर जब यहाँ के लोग आंदोलन किया तो उस वक्त में जनरल याहिया था सैनिक शासन, आप सबको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि उस वक्त में किसका शासन था? जनरल याहिया का। आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, तो जनरल याहिया का उस समय सैनिक शासन था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि पाकिस्तानी सेना को जो है बांग्लादेश भेज दिया। और यहाँ पर जो भी आंदोलन कर रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जनरल याहिया को बिना मतलब का जेल में डाल दिया था, गिरफ्तार कर लिया था, तो उनके सपोर्ट में वहां के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो इन्होंने यानी कि जनरल याहिया ने जो है सैनिक को जो है पूर्वी पाकिस्तान भेजा, बांग्लादेश भेजा, और वहां पर लोगों को आंदोलन को कुचलने का काम किया और बहुत सारे लोग जिसके कारण मरने लगे। फिर उनके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना के मार से बचने के लिए बांग्लादेशी लोग भारत की ओर आने लगे, है ना। और पाकिस्तानी सेना जब कहर बरसाने लगे, एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, तो फिर वहां के जो लोग थे, जो मासूम लोग थे, वो फिर भारत की ओर आने लगे, भारत की ओर रुख करने लगे। फिर भारत बांग्लादेशी की समस्याओं को देखते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आजादी के समर्थन किया तथा वित्तीय और सैन्य सहायता दे डाली, जिस कारण उनसे 1971 में भारत और पाक युद्ध हुआ और फिर भारत की अपार जीत हुई। और ये जीत के बाद तो इंदिरा गांधी एकदम क्या बताएं, बहुत आगे निकल गई थी, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया। भारत और बांग्लादेश के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो वो भारत के पास आया सपोर्ट मांगने के लिए। फिर भारत ने उनको सपोर्ट किया, वित्तीय सपोर्ट भी किया, उसको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया, यानी कि उनको पैसे वगैरह भी दिया होगा, साथ में सैन्य सहायता तो दिया ही था। और उनके बाद फिर क्या हुआ, मजा आ गया, है ना। आगे देखिए 1971 के बाद बांग्लादेश का क्या क्या घटना हुई। 1971 के बाद, यानी कि जब 1971 के बाद युद्ध हुई, उनके बाद बांग्लादेश में क्या क्या घटना हुई, तो देखिए आजादी पाकर के बांग्लादेश अपने आप को लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। देखिए कितना मजेदार काम किया। यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुई तो उनके बाद ही उन्होंने जो है अपने आप को लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर अपने आप को, यानी कि कोई भी धर्म हो भाई, सभी धर्म यहाँ पर बराबर है, धर्म के आधार पर यहाँ पर नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक एकदम सभी को बराबर का अधिकार, कोई भी इधर, समाजवादी, यानी कि आजादी के बाद ही सबसे पहले इन्होंने ये 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है। उनके बाद मुजीबुर रहमान 1975 में अपना पार्टी अवामी लीग को छोड़ सारी पार्टियां समाप्त कर दी। और मुजीबुर रहमान जो है वो 1975 में अपने पार्टी अवामी लीग को छोड़ करके जितने भी पार्टी थी उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तथा संविधान में संशोधन कर संसदीय प्रणाली को समाप्त कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। और फिर उन्होंने जो है संविधान में जो संसदीय प्रणाली था उनको हटा दिया और उनके बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। फिर उनके बाद मुजीबुर रहमान सेना के हाथों में मारे गए। और ऐसा जो किया तो उनके बाद क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान जो है अपने सेना के हाथों में वो फिर मारे गए, है ना। तो आखिरकार मुजीबुर रहमान सेना के हाथों में मारे गए, क्योंकि भाई ये गलत था ना। 1975 में सारे पार्टियों को समाप्त कर दिया, खाली अवामी लीग को रखा, है। तो फिर जैसा जो सोचेगा वैसा वो भुगतेगा, है ना। आगे देखिए 1979 में जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत हुई, बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। और 1979 में जब जियाउर रहमान की जो पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, क्या है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जब ये किसकी पार्टी है, जियाउर रहमान की, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसकी थी, जियाउर रहमान की। और 1979 में जब इन पार्टी की जीत हुई, बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर आगे देखिए जियाउर रहमान की हत्या के बाद लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद की अगुवाई में बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हुआ,
ठीक है। और जब जियाउर रहमान की हत्या हो गई तो उनके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जिसका नाम था एच एम इरशाद, उनकी अगुवाई में बांग्लादेश में फिर सैनिक शासन लागू हुआ। लोग फिर से लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करने लगे। और जब वहां पर सैनिक शासन हुआ तो सैनिक शासन किसको पसंद, किसी को भी नहीं, है ना। तो फिर लोग जो है क्या करने लगे, लोकतंत्र के समर्थन में फिर से आंदोलन करने लगे। और इस आंदोलन में छात्र दल सबसे आगे रहे, जिस कारण इरशाद को राजनीतिक गतिविधियों में छूट देनी पड़ी। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा छात्र यानी कि जो स्टूडेंट थे, जैसे कि आप लोग हैं, स्टूडेंट यार किसी को भी बदल सकता है भाई, दुनिया को भी बदल सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है, छात्र दल जो है सबसे आगे रहा। और इसके कारण इरशाद जो थे एचएम, वो क्या किया, जनरल जो थे वो क्या किया, इनकी गतिविधियों में छूट देनी पड़ी। यानी जो सैनिक शासन में ये ज्यादातर जबरदस्ती करता होगा या फिर कुछ थोड़ा सा ज्यादा एकदम कठोर बन रहा होगा ना, तो फिर इनको छूट देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद एच एम इरशाद बाद में 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति भी बने। और इनके बाद जो एच एम इरशाद थे वो 5 वर्ष के लिए बाद में क्या बने, राष्ट्रपति भी बने। और 1990 में इरशाद को गद्दी छोड़ना पड़ा तथा 1991 में आम चुनाव हुआ और बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित लोकतंत्र लागू हुआ, है ना। और 1990 में इरशाद को गद्दी छोड़ना पड़ा तथा 1991 में आम चुनाव हुआ और बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पार्टी पर जो थी, चुनाव पर जो आधारित थी, फिर वहां पर लोकतंत्र लागू हो गया, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि एच एम इरशाद जब यहाँ पर आया था तो उस वक्त में सैनिक शासन था। फिर ये जो है बाद में राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु के बाद 1990 में इनको जब गद्दी छोड़ना पड़ा तो उनके बाद यहाँ पर फिर आम चुनाव हो गया और फिर वहां से लोकतंत्र लागू हुआ। चीजें आपको समझ में आ गई। बांग्लादेश के बारे में बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको सुनने में भी मजा आ रहा होगा। मैं ऐसा क्या करता हूँ, बिल्कुल यकीन करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, जो कि नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की कहानी। अच्छा, नेपाल का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। जो आपका पार्ट 2 आएगा, हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट 2 में आप लोग नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की कहानी पढ़ेंगे, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बाद माओवाद, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बाद फिर हम लोग जो है श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में, लिट्टे के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार पूछा जाता है लिट्टे के बारे में अक्सर, है ना। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार है। कल यानी कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है आपका नेपाल के बारे में। तो प्लीज वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में शायद आपका चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन पार्ट 3 में तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं करते कर लीजिएगा, पीडीएफ कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए वो भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए। आपके बहुत सारे दोस्त अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।